अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भारत से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। पहले उन्होंने 2019 में भारतीय इंतखाबात से कबल नरेंद्र मोदी को अमन मुज़ाकरात के लिए अच्छा करार दिया था, मगर हालात हमें उसके बरक्स दिखाई दिए। यहाँ तक कि बातचीत का अमल, तिजारती रवाबित, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इंडियन पाकिस्तान कॉन्टेंट पर भी पाबंदी लग गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को माजी में मिलने वाली मायूसी के बाद अब एक बार फिर मुस्तकबिल में नई भारतीय क़यादत से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद वाबस्ता है। क्या इस बार उनका सोचा हुआ सच साबित हो पाएगा या फिर 70 साला तारीख जूं की तू रहेगी? आगे चलकर प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। फिर ये कि जुम्मे के रोज होने वाली ओआईसी वज़राए खारजा इजलास की मीटिंग का भी जिक्र होगा, जिसमें शिरकत के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब नियामी के दौरे पर हैं, लेकिन बदकिस्मती से ओआईसी के एजेंडे में मसला कश्मीर शामिल नहीं है। तो क्या ये हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी है या फिर ये मामला कुछ और है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि क्या वजह है कश्मीर का एजेंडा इस इजलास का हिस्सा नहीं है। और आखिर में जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकात के हवाले से। ज़रा ये बता रहे हैं कि मामलात में बेहतरी आई है और बर्फ खासी हद तक पिघल रही है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रब से कुछ ही देर में एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अनिका निसार साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की उस होप के हवाले से, उस उम्मीद के हवाले से जिन्होंने अब एक बार फिर से इंडिया से वाबस्ता की है। आलमी इक़्तिसादी फोरम से गुज़िश्ता रोज़ खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है हिंदुस्तान में मुनासिब क़यादत के इक़्तिदार में आने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। और आपको हमें याद है कि 2019 में जब भारतीय इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी की गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से कुछ इसी तरह की तवक्कुआत वाबस्ता की थी। लेकिन क्या जो इस बार का अंदाजा है वो दुरुस्त है या नहीं है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कामरान, आपकी तरफ सबसे पहले कोशिश थी कि जलन साहब किससे सबसे पहले उनकी इस पर तबसरा ले लेते हैं, गालिबन वो भी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। आप बताइए, जो वज़ीर-ए-आज़म ने इस बार अंदाजे लगाए हैं नई क़यादत से मुताल्लिक, वो दुरुस्त हो सकते हैं? देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, और वो कहते हैं कि आप हमसाए कभी बदल नहीं सकते, और ये अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे। तो ये जो ताल्लुकात की बात है, बिल्कुल आज जो दोनों मुल्कों के दरमियान जितनी ताल्लुकात में तलखी है, जितनी टेंशन है कि अब तो हमारे जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं हैं, दो के माजी में हालांकि इश्यूज़ रहे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन ताल्लुकात जिस नौयत पर आज हैं शायद इससे पहले कम ही हों। लेकिन क्योंकि हम दोनों ज़ाहिर है कि पड़ोसी हैं, तो ये कहना कि हमेशा से ताल्लुकात हमारे ख़राब ही रहेंगे, ये नहीं मेरा ख्याल कि ये ठीक बात है। कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों को ताल्लुकात किसी जगह पर आकर मामूल पर आना होंगे। वो कब होते हैं, अगर ये हम तसव्वुर करें कि ये कोई इमीडिएटली पॉसिबल है या अगला इंतखाब होगा तो उसके बाद उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, वो मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जो बीजेपी की हुकूमत है इस वक्त, जो मोदी सरकार की हुकूमत है, जिस तरह की आइडियालॉजी वो फॉलो कर रहे हैं, वो अगर वहाँ पर कांग्रेस जीत कर आ भी जाती है, जिसको कहा जाता है कि थोड़ी सेकुलर है, थोड़ा सा उनका जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि जो बीजेपी ने इतनी सख्त पोजीशन ली, आर्टिकल 370 को उन्होंने ख़त्म किया, जो और इक़दामात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए, वो कोई भी हुकूमत अगर वहाँ पर आएगी उसके लिए उसको अनडू करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुमकिन रहेगा। ये नए रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स अब भारत ने सेट कर दिए हैं, और एक बात मत भूलें कि अब भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं, उनके जो मफादात हैं, खास करके अमेरिका जैसा जो ताकतवर मुल्क है, उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप को एक खित्ते की आम ताकत समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को अपने जो धौंस की बुनियाद पर वो डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स। तो ये कहना कि आइंदा आने वाले वक्तों में इमीडिएटली मुझे तो कोई इसमें तब्दीली नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम अपने हालात उसमें बेहतर कर लें, हमारे मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, और हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं अमेरिका के साथ और जो दूसरे मुल्कों के साथ, वो सिक्योरिटी ड्रिवन के बजाय तिजारत और मईशत के ऊपर अगर आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास भी एक लेवरेज होगी कि हम उसको इस्तेमाल करके भारत के ऊपर दबाव डाल सकें, और उससे फिर ये होगा कि भारत भी मजबूर होगा कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि भारत के अंदर
अंदर भी एक तबका अभी भी ज़रूर है कि जो उनकी चीन के साथ इस वक्त टेंशन चल रही है, तो भारत के अंदर जो सेनर वॉइसेस हैं वो ये भी समझती हैं कि भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी एक ही मौके पर आप ताल्लुकात को ख़राब करें। वो कहते हैं कि हमें कम से कम चीन के साथ अगर ताल्लुकात ठीक इमीडिएटली नहीं भी हो सकते तो भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको थोड़ा मैनेज करना चाहिए। तो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, कोई भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म होगा उसकी ख्वाहिश तो यही होगी कि ताल्लुकात हमारे मामूल पर आएँ, लेकिन जिस नौयत की ताल्लुकात इस वक्त हमारे भारत के साथ हैं, इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ठीक है ना, मौजूदा इख्तिदार में रहने वाली हुकूमत से कुछ तवक्कुआत हम पॉजिटिव वाबस्ता कर सकते हैं और आने वाला इंतखाब तो बहुत दूर है। जनरल साहब फरमाइएगा, अभी 2024 में भारतीय इंतखाबात होने हैं, उससे तकरीबन 3-4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं। पहला तो ये कि कुछ ज़्यादा कबल अज़ वक्त नहीं है ये, और दूसरा ये कि ये अंदाज़ा अगर उनका है भी कि नई क़यादत से ताल्लुकात जो है वो मामूल पर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है उनका ये अंदाज़ा दुरुस्त? उन्होंने गालिबन कश्मीर के मसले पे उस पैराए में बात की थी कि अगर कोई वहां पे ऐसी हुकूमत आ जाती है जो मॉडरेट होगी तो वो शायद मसाइल हल करे। अब बात यह है कि ये तो एक रियलिस्टिक चीज ये है कि हमारे पास हिस्ट्री है 70 साल की, और अप्स एंड डाउन्स आए, और अभी मोदी के आने के बाद तो ताल्लुकात बिल्कुल खराब हो गए, और ये ताल्लुकात जो है ये ठीक इसी तरह ही मसला रहेगा इसका, कभी बहुत ज्यादा खराबी, कभी बेहतरी। उसमें वजह उसकी बुनियादी है कि आपके मसाइल, जो कश्मीर का झगड़ा है, सरक्रीक है, सियाचिन है, ये आपके हल नहीं हुए। अगर ये मसाइल कोई हल नहीं करता तो जो भी आप कभी कोई बेहतरी लाएंगे वो बड़ी आर्जी होगी, क्योंकि असल किस्सा तो वही है कि कश्मीर में एक स्ट्रगल मौजूद है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस स्ट्रगल को सपोर्ट करें, कश्मीरियों की हमायत करें, और आप करेंगे तो भारत के साथ मामलात आपके बिगड़ जाएंगे। सो नेचुरली ये एक ऐसा इशू है जो कि हिंज करता है उन मसाइल के ऊपर, और उसके लिए बड़ी होशमंदी, बड़ी दिलेरी चाहिए दोनों साइड्स पे कि कोई ऐसे लीडर्स हों जो वाकई को जरूरतमंदाना कदम लेके तो इन मसाइल को हल करें। जो बेहतरी की थोड़ी बहुत तवक्को नजर आती है वो ये है कि मैं हुकूमत वहां पे कैसी आती है उससे रिलेट करने के अलावा मैं बाकी बात करता हूं कि मसलन सी पैक है, अगर हम उसको बड़ी दलेरी से, जैसे हमें हिम्मत चाहिए उसके लिए कि हम पूरा दिफा करके उसको मुकम्मल कर लें अपने वक्त पे, तो वो उसके जब डिविडेंड्स आने शुरू होंगे तो वो एक ऐसी चीज है कि उसकी माशी तरक्की खित्ते के ऊपर उसके लिए उसकी बड़ी वैल्यू होगी, और हो सकता है कि किसी स्टेज के ऊपर भारत ये महसूस करे कि ये लैंड रूट उसको मिल सकता था अगर वो यहाँ पे ताल्लुकात अच्छे रखे, और बहुत ज्यादा वो माशी फायदा उठा सकता था। तो एक अट्रैक्शन वो रहेगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल अगर कंट्रोल हो जाएं और यहाँ पे एक पॉलिटिकल यूनिटी नजर आए, और आपकी आर्मी एक स्ट्रांग आर्मी हो जिसका कि भारत हाथ डाल के एक आध दफा टेस्ट कर ले कि इनको हम मिलिटरीली शिकस्त नहीं दे सकते, तो बिल्कुल वो सीधा हो जाएगा। उसकी वजह आपके सामने है कि चाइना की तरफ वो दुमिलाते हैं, उनको बार बार चाइना को जाके ये कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ये राग नहीं हलाते। पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो ये कहते हैं कि जी हम देख लेंगे, हम निपटा लेंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे। सो ये वो बनिया सोच है जो कि ठीक करने के लिए बड़ी जरूरत है इस बात की कि आपका हथौड़ा उतना ही मजबूत हो ताकि उसको अंदाजा हो कि ये मुंह पे पड़ा तो मेरे साथ वही होगा जो चाइना कर रहा है। तो ये एक कमजोरी अगर हमने दिखाई वो कभी भी सीधा नहीं होगा आपके साथ। तो ये मेरा ख्याल है 2-3 कंडीशंस हैं, अगर ये सामने रहीं तो शायद किसी वक्त पे आके आपके झगड़े हल हो जाएं। वो हुए तो तभी को ताल्लुकात की बुनियाद होगी। कश्मीर का मसला लटका हुआ तो ताल्लुकात की अच्छे हुए तो वो वक्ती होंगे, कोई बुनियाद नहीं उसकी होगी कोई। इफ्तिखार साहब, कश्मीर का मामला सेंटर पॉइंट राइट लेफ्ट देखे तो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, हमारा इंडियन पाकिस्तान कंटेंट साथ जुड़ा है, या हमारी फिल्म्स का प्रमोट होना, वहाँ का कंटेंट पाकिस्तान आना, फिर उसके अलावा हम दीगर भी मामला देखें, ट्रेड भी हमारी है। अंदाजे दुरुस्त तो हैं प्राइम मिनिस्टर के आने वाली नई क़यादत से मुतालिक? बिल्कुल गैर मुनासिब है, ख्वाहिश मैं नहीं मानता। वहाँ पे हिंदुइज्म जिस जगह पे पहुँच गया है वहाँ से हिंदुइज्म का वापस जाना बहुत मुश्किल है। देखें 303 सीट्स हैं सकत बीजेपी के पास, और बीजेपी 161 से 303 पे पिछले 5 इलेक्शंस में पहुंची, और हर आने वाले दिन में उसकी जो स्ट्रेंथ है
पार्लियामेंट में, लोकसभा में बढ़ी। और उसके तमाम इकदाम, खा वो अंदरूनी तौर पे हैं मुसलमानों के खिलाफ या अकलीतों के खिलाफ, वो बड़े वाज़े तौर पे दुनिया ने देखे और दुनिया ने कुछ भी नहीं किया। दुनिया ने इसी प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया से मुराद अमेरिका होती है आप लोगों की, दानिश्वरों की, अमेरिका ने इस आदमी को गलत आदमी करार दिया और इसका दाखिला भी बंद रखा, लेकिन फिर उसी गलत आदमी को कबूल भी किया और ट्रंप को लेके कैसे वो स्टेडियम में फिरा जैसे ट्रंप उसका दोस्त होता है और भाई होता है। तो उस वक्त आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि आप कहाँ खड़े हैं। और 2024 में होने वाले इलेक्शन के बारे में अगर इमरान, जिसका खुद टेन्योर 2023 में ख़त्म हो रहा है, ये तवक्को करता है कि नेक्स्ट वहाँ पर जो आएगी वो बहुत अच्छी होगी, मैं तो हैरान हूँ इस सारी सोच और सारी फिक्र पे कि 370 के बाद हमारी तरफ से खामोशी और बिल्कुल कोई जवाब न देना और दुनिया में किसी जगह पे भी जाके इसको फाइट न करना के बाद ये तवक्को की जा रही है कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इनसे को बहुत डिफरेंट तरीके पे हैंडल करेगी। आई डोंट एग्री विद इट एब्सोल्युटली। ये तो बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। 23 में तुम्हारा खत्म हो जाएगा इक़्तिदार, वो अप्रैल में उनके इलेक्शन होंगे 2024 में, क्या बात कर रहे हैं। सही। अनिका, इफ्तिखार साहब ने बड़ा जाविया खींचा इस हुकूमत के इक़्तिदार का खात्मा 2023, आगे इंतखाबात होंगे 2024 में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहती है। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर उस वक्त दोबारा मुंतखब होते हैं नहीं होते, हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कबल इस वक्त ये इंदिया दिया है, ये अंदाजा दुरुस्त है उनका? जरिया, मेरी नजर में ये अंदाजा शायद उतना ही दुरुस्त है जितना इससे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बड़े सॉलिड डिसीजन लेने वाले शख्सियत है या एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है, राइट विंग की सही लेकिन स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो उनके होते हुए कश्मीर का कोई इशू रिजॉल्व हो सकेगा। मेरी नजर में ये अंदाजा भी उसी किस्म का है, क्योंकि आप जरा थोड़ा सा रोशनी डालें अगर भारत के किरदार के ऊपर, तो पिछले 50-60 साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई करने में इन्वेस्ट किए। इससे कता नजर कि कौन सदर रहा और कौन प्राइम मिनिस्टर रहा भारत का। ये बात मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डाइमफिल के नाम से। इसके अंदर डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और लॉफेयर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क के खिलाफ। अब जरा पीछे जरा माजी के अंदर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि डिप्लोमेटिकली भारत के डिप्लोमैट्स पाकिस्तान के खिलाफ जा जाकर उन ममालिक में भी जहां हमारा भाईचारे जैसा सूरत हाल है, वहां भी डिप्लोमेटिक मैनूवर्स करते हैं पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से बदजन करने की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान जैसे हैशटैग्स भारत बनाता है और इनकी 250 के करीब फेक पेजेस पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से। मिलिटरीली बारहा एलओसी के ऊपर हमें इंगेज रखते हैं, फिर वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दोनों सतह के ऊपर भारत बड़ी ही प्लानिंग से हमसे बहुत आगे जा रहा है और हम इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से अब तक जोर नहीं दे पाए, तो वहां भी आगे चला गया। इंटेलिजेंस में हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, जीता जागता सबूत है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, प्रॉक्सी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो भी भारत पाकिस्तान में कर रहा है, एंड वी हैव अ लाइव प्रूफ ऑफ दैट। फिर आ जाता है लॉफेयर, हमें फैटफ में लेकर जाना, हमें आईसीजे में लेकर जाना, ये सारे के सारे लॉफेयर वॉरफेयर जो है उसकी एक किस्म है। तो भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे, इस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इन मामलात को काउंटर करें, इसीलिए क्योंकि भारत को काउंटर करना अब लाजिम व मलजूम हो गया है। दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ ऑर्डर आ रहा है। भारत अमेरिका के साथ अलाइंड है और एक क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत का। दूसरी तरफ चाइना उभर रहा है, इसीलिए हमें बैलेंस रखते हुए यूएसए एंड चाइना के दरमियान में चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर करते हुए ये बात मेक श्योर करनी है कि हम इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फौरी तौर पर रीप करें। अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली अपने पे डिपेंडेंट कराएं, ईरान को अपने पे डिपेंडेंट कराएं, इंडिया ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा।
मुजम्मिल साहब, यहाँ पर अनीका ने एक तजवीज़ दी कि हमारी स्ट्रेटजी मामलात को काउंटर करने की होनी चाहिए नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर। लेकिन 2 साल इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद 2024 में वो हायरार्की टूट पाएगी नरेंद्र मोदी की जो उसने बिल्ड की है पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े तो हम जंग जीत जाएंगे? हमने तो जंग अपने जोरे बाजू पे जीतनी है या दुश्मन की तोपों में कीड़े डाल के जीतनी है? बात यह है कि कोई मुल्क भी अपनी 1 इंच ज़मीन खुशी से या मुज़ाकरात से तो देता नहीं है। और अगर कोई लोग हमें ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर मुज़ाकरात से ले लेंगे, तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि कोई मुल्क अपनी 1 इंच ज़मीन भी मुज़ाकरात से दे देगा और कहेगा कि आप ले जाएं। और ये कैसे मुज़ाकरात होंगे कि भारत मुज़ाकरात से कश्मीर जो है वहाँ रेफरेंडम करा देगा या दे देगा? कांग्रेस के दौर में मिल गया था या बीजेपी ने 370 ख़त्म कर लिया तो बड़ा जुल्म कर लिया। तो एक कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि या तो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, हमने मिलिट्री पे इतना इन्वेस्ट किया है अपना, या तो हम कहेंगे कि हम कश्मीर के लिए जंग करने को तैयार हैं और हम कश्मीर जंग से लेंगे, या हम कहेंगे कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं और हम बगैर कश्मीर के आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की समझ नहीं आती है कि वो एक तरफ भारत को रोज़ मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भारत ने कश्मीर के साथ किया है वो उस पर भी खामोशी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज्ड है इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। एक तरफ उन्होंने अपनी जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पूरी दुनिया में से सिर्फ इंडिया से ही लोगों को इनवाइट किया। ऐसा लगा कि उन्होंने इंडियंस के अलावा किसी के साथ कभी कोई क्रिकेट खेली ही नहीं थी। वो वहीं से आमिर खान को भी बुलाना चाहते थे, सिद्दीकी को भी बुलाना चाहते थे, और दुनिया में उन्होंने किसी के साथ ना क्रिकेट खेली हुई थी ना कोई ताल्लुक़ था उनका। तो हर तरफ दफ़ा वो इंडिया की तरफ ही देखती हैं। कुछ इमरान खान का ना अपना लव हेट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, और वो मेंटल फिक्सेशन है उनकी इंडिया के साथ जो उनके ट्वीट्स में हमें बार बार नज़र आती है, और वो कन्फ्यूजन नज़र आता है। कभी मोहब्बत बहुत जागने लग जाती है, कभी नफ़रत बहुत जागने लग जाती है। तो मुझे एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में लगते हैं इमरान खान इंडिया के हवाले से। कभी मोहब्बत, कभी उनका दिल चाहता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, दोनों मुल्कों में बहुत गुर्बत है और ये गुर्बत हम पाकिस्तान और भारत मिलकर ही ये गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं और कभी ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी उनको नज़र नहीं आती है। और मेरे ख्याल में जो कुछ मोदी साहब ने LOC पे किया है 2 साल में, 2.5 साल में, जो कश्मीर में किया है, उसके बाद इस किस्म के ट्वीट्स करने से इज्तनाब करना चाहिए और कम से कम हमें दुनिया के सामने एक वाज़े पॉलिसी के साथ आना चाहिए। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में तो हम तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो ये नहीं करेगा। हम रोज बात करने की बात करना शुरू कर देते हैं, हम रोज उम्मीद लगाने पड़ जाते हैं कि जी वो वहाँ ऐसा हो जाएगा तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। भाई यहाँ अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ कुछ भी हो जाएगा, हमारा उससे क्या लेना देना। ठीक है, मुस्तकबिल करीब में ये कोई होप नहीं रख सकते हम नरेंद्र मोदी की तमाम तरह साजिशों और पाकिस्तान में जिस तरह से वो दहशतगर्दी के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये तवक्कुआत आबस्ता कर सकेंगे कुछ बेहतर हो सकता है। और 2020 के इंतखाबात नई क़यादत का आना तो अभी बहुत दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं OIC के इजलास के हवाले से जिसमें वज़ीर ख़ारजा की शिरकत के हवाले से इजलास जो है वो रखा गया है। और लेकिन इसमें अगर हम बात करें कश्मीर मामले के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से, तो वो इस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जब खत्म की तब से लेके अब तक पाकिस्तान OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने का मुतालबा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोविड-19 का बहाना बनाकर इस मामले पर इजलास अभी तक टेबल नहीं किया गया, इजलास ताहाल तलब नहीं किया। लेकिन ये जो आज अब इजलास होने जा रहा है, जुम्मे के रोज ये जो इजलास होने जा रहा है जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब शिरकत इख्तियार करने जा रहे हैं, उसमें भी कश्मीर इसका हिस्सा नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब, अभी गुज़िश्ता रोज ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत बेहतरीन है और हमारी खारजा पॉलिसी जो बड़े बेहतर अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान के इस इजलास में शिरकत करना, कश्मीर का इस इजलास का एजेंडा ना होना, ये क्या हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हमारी इस मामले पर जो तन्हाई है उसकी वजह क्या है? 57 मेंबर हैं ये जो OIC के 57 जी, सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कलमा गो हैं। कोई कलमा गो भी इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए ना
यानी एक तरफ तो ये 2024 में होने वाले इंतखाबात अपने हमसाए मुल्क में, जबकि खुद ये 2023 तक प्राइम मिनिस्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उसकी बात करते हैं, फिक्रमंद है उसके बारे में। और जो 57 मेंबर्स हैं कलमा गो, उनसे इनके हशर ये हो गया है कि उनमें छोटे से छोटा मुल्क भी इनका साथ देने को तैयार नहीं। और हम साइट के ऊपर भी मुलाकात करते थे इस दफा, वो भी उसको भी सिरे से खत्म कर दिया गया। ये है हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी। ये इससे बड़ी खारजा पॉलिसी की कामयाबी और क्या हो सकती है? यानी अभी फिर कोई नाराज होता है दोस्त हो जाए कि इससे बदतर हुकूमती खारजा पॉलिसी या हुकूमती खारजा पॉलिसी नहीं, और जो भी बनाने वाले हैं उन्हें मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनको शाबाश देने के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया दुनिया में। ये तो कलमा गो मुसलमान की मीटिंग है, उसमें आपका ये हाल है। यूरोप में आपका क्या हाल है? अमेरिका में आपका क्या हाल है? लैटिन अमेरिका में आपका क्या हाल है? आपको कोई जानता ही नहीं है, आपका कोई केस ही नहीं है। आपको मां सवाए एक दहशतगर्द मुल्क के, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे चोरी होती है, क्योंकि यही आप अपने आप को पिछले 2.5 साल से और प्रोजेक्ट कर रहे थे। आपके साथ है कौन कि फलस्तीन के मामले में भी आप एक्सपोज हो जाएंगे बड़ी बुरी तरीके से। और हालांकि एक ऐसी चीज है फलस्तीन का इशू, इस पे अगर आप देखें तो कई ममालिक ऐसे हैं जो फलस्तीन को हमारी तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करते फलस्तीन की हमायत की वजह से। वो समझते हैं कि फलस्तीन का मसला डिस्प्यूटेड है और उस मसले को रिजॉल्व होना है। और एक हम है कि हमारे जो ये कलमा गो दोस्त हैं, ये सारे के सारे उधर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में कि हम अगर न गए, ये अंदर से ये भी कहानी चल रही है, अगर हम न गए तो हमारा तो फिर रोजगार ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? ऐसी इस्लामी रियासत बनाने का हमें क्या फायदा था 1947 में, जिस रियासत के अंदर आखिरकार हमने इस किस्म की फॉरेन पॉलिसी बनानी थी जिसका एंड ये था 370 और उसका एंड का दूसरा हिस्सा होगा फलस्तीन को तस्लीम। राइट, ठीक है। जनरल साहब, इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं कि खारजा पॉलिसी की नाकामी हमारी तन्हाई की वजह है। जो एजेंडे का हिस्सा है उसमें फ़लस्तीन कॉज को डिस्कस किया जा रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, इस्लामोफोबिया के मामले पर बात होगी, मजहब की बेतौकीरी और गैर इस्लामी ममालिक में मुसलमानों की बहसियत अक़लियत जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उस पर बात होगी। नहीं होगी तो कश्मीर मामले पर नहीं होगी। देखें ज़रा मसला ये है कि उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर पाकिस्तान में तो था, लेकिन बाहर पहले भी बड़ा कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, दुनिया बात नहीं करती है। और दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान की जंग ख़त्म होने के बाद नई सफ़बंदी है, चाइना के उभरने के साथ नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और लोग मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ और अपनी अलायंसेस जो है वो नए सिरे से मुरतब कर रहे हैं। एक वक्त तक के अरब फ़लस्तीन के कॉज से बड़े लॉयल थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको डिफेंड भी करते थे, और अगर कोई नहीं करता था तो अरब सारे मिलकर नाराज हो जाते थे उसके। अरब लीग बड़ी मुतहर्रिक होती थी, लेकिन वो सब बैठ गया। और अब इनमें से कम अज कम ये खलीज में जितने भी मुल्क हैं इनमें से कोई, और बल्कि मुस्लिम उम्मा में ही मेरा ख्याल है 1-2 टर्की वगैरह के अलावा फ़लस्तीनियों के कॉज में कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके साथ खड़ा है। नतीजा ये कि ये नया ब्लॉक जो बन रहा है उसमें प्रॉब्लम है ईरान। ये ईरान के खिलाफ अरब अपने दिफा के लिए अपने आप को नए सिरे से आरास्ता कर रहे हैं, जिसमें इजराइल उन्होंने शामिल कर लिया है। और पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली इजराइल को चूंकि तस्लीम नहीं करेगा और हमारी एक असूली मौक़िफ़ है, हमने उस मौक़िफ़ को लेके आगे चलना है, तो उसकी वजह से लाजमी बात है कि ये मुल्क जो है जो अपने आप को समझते हैं कि वो इस्लामी मुल्क हैं लेकिन रहे नहीं, तो वो डेफिनेटली हमसे थोड़ा दूर हटेंगे। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है और हमें इसका एहसास है कि अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर यहूदी का पहुंचना, वहां पे उसका पैर रखना, ये इस्लामी दुनिया को कतन कबूल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी गुजर गई, यहूदी साजिशें करते रहे सदियों से ही हमारी अर्ज़ मुक़द्दस के खिलाफ। और कुरान करीम में यह लिखा हुआ है कि ये कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते।
तो इन हालात में आपका तो मौकफ है एक असूली, लेकिन अरब बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। नतीजा ये कि उन्होंने अपना मुकद्दर जो है वो इजराइलियों के साथ लगा के ईरान के सामने सबबंदी कर ली है और वो अब एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलेंगे। आज उनके दोस्त उनके साथ वो होंगे जो इजराइल के दोस्त हैं, जैसे भारत है, उनके ताल्लुकात, वो आज एक ब्लॉक उधर बनेगा। आपको डेफिनेटली उस ब्लॉक से हटके बिल आखिर टर्की, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये इस साइड पे आपको होना होगा। ये सबबंदी अभी इवॉल्व हो रही है और मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। हमारे ऑलरेडी दाइश की वजह से खित्ते में इधर हमारी बड़ी कोऑपरेशन और बड़ी कोऑर्डिनेशन है ईरान के साथ, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, क्योंकि इनको एक मुश्तरका खतरा है जो अफगानिस्तान में दाइश उभर रही है। तो इस अलायंस को आपने परमाना बिल आखिर चढ़ाना होगा। मेरा ख्याल है कि अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता उधर का छोड़ना होगा। ख्याल ये जो मुस्लिम उम्मा हम सोचा करते थे, उम्मा जो फलस्तीनियों को, अपने अरब भाइयों को जो सारी जिंदगी से जुल्म बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं 1947, उनको बुला बैठी, उनको छोड़ बैठी है। तो आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर कहां से आएगा? कश्मीर वगैरह तो कोई नहीं, ये हमेशा से अपने मुफाद के पुजारी रहे हैं, लेकिन अब तो, और ये तारीख बता रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं कि हलाकत होगी, अरबों को हलाकत होगी यहूदियों के हाथ। सबसे ज्यादा भुगतेंगे यही सऊदी अरब वाले, जहां पे रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाज़िल किया था, ये भुगतेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि यही आज इन्हीं के कहने के ऊपर बाकी के खलीजी मुल्क जो है वो इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं। अनिका, ये जिस अलायंस का जिक्र किया जनरल साहब ने अभी यहाँ पर, उसको सुनने के बाद और समझने के बाद तो ये और भी हालात मुश्किल लगते हैं कि मुस्लिम उम्मा कश्मीर कॉज के हवाले से कोई बात करेगी और हम ओआईसी से फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रखें यहाँ पे? देखिए, आप ओआईसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि जिस दिन सुषमा स्वराज को ओआईसी ने अपने मेहमान के तौर पर वेलकम किया था, एक ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, मेरा एतबार ओआईसी से उसी दिन फिर गया था। और मुझे दो हदीसें याद आई थी। एक ये कि एंड टाइम्स में मुसलमान जो है वो समंदर की झाग की तरह होंगे तो बहुत सारे, लेकिन ताकत कोई नहीं होगी। और दूसरा ये कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर एक बॉडी पार्ट पर भी पेन फील हो तो पूरा का पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करेगा। ये चीज अब मुझे जो है वो बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए अरब ममालिक को, मिडल ईस्टर्न ममालिक को, तो बहुत सारे ममालिक इंडिया और इजराइल से हाथ मिला चुके हैं। अब ऐसे ममालिक फिर क्यों कर फलस्तीन या कश्मीर के मामले को उठाएंगे, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां तमाम की तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई है। एक बहुत वाज़ेह पैगाम जा सकता है। अगर कश्मीर के ऊपर बात की जाए तो कश्मीर इस प्लेटफॉर्म से अगर आवाज बुलंद हो तो पूरी दुनिया में एटलीस्ट एक एलामिया की सूरत में जाएगी जरूर। और भारत का इन ममालिक से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट टाइड है, इसीलिए ये ममालिक भारत को नुकसान पहुंचाकर कश्मीर के मामलात को रिजॉल्व करा सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ये लोग मुंह फेरते हुए नजर आ गए हैं। मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जिस दिन सुषमा स्वराज को बुलाया गया था वो पाकिस्तान के लिए एक इंसल्टिंग मोमेंट था। अब डिसाइड ये करना है कि क्या पाकिस्तान इस ओआईसी इजलास को एज इज तस्लीम करेगा, वहां शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरीके से अपना मौकफ बयान करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद है कि टर्की और मलेशिया के साथ होने पर हमारे बरादर ममालिक, जिन्हें हम बरादर ममालिक कहते हैं, वो कुछ नाराज भी हो गए थे। एक बयान भी आया था, उसके बाद भी नाराज हो गए थे। उसके बाद चीजें रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी किसी भी तरीके से कश्मीर के मैटर को रिजॉल्व करवा सकेगी। कामरान, दफ्तर खारजा की तरफ से ये वजाहत भी आई, चूंकि कश्मीर का जो मामला है वो ओआईसी के एजेंडे का मुस्तकिल हैसियत रखता है, इसलिए भी उसका इस आर्जी एजेंडे में शामिल होना ना होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मुस्तकिल हिस्सा है भी तो बात हम उम्मीद रखें होगी वहां पर। बात मेरे ख्याल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। ज़ाहिर दफ्तर ख़ारजा ने तो यही बयान देना था, क्योंकि इसमें तो ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर पर। गालिबन इस दफ़ा उसकी मीटिंग भी नहीं हो रही, उसमें भी 4-5 जो वज़ीर ख़ारजा बैठकर बात कर लेते थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी रियलिस्टिक बात करूँगा। देखें, ओआईसी ये पहले भी बात हो चुकी है, इट्स अ टूथलेस बॉडी। ये बिल्कुल हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है। इस वक्त जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो टोटली डिवाइडेड हैं। एक तरफ आपको सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक नज़र आते हैं, दूसरी तरफ आपको तुर्की, ईरान
और ये ममालिक नजर आते हैं, कोई इनके अंदर यूनिटी नहीं है। OIC जिस मकसद के लिए बनी थी, फ़लस्तीन के कॉज के लिए जो बनी थी, वो उस कॉज से ही जब पीछे हट रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से उनका क्या उन्होंने उसको इतना सीरियस लेना है। और दूसरा, माजी में जब पाकिस्तान का एक ज़माने में OIC के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था, और अगर तारीखी तौर पर उठा कर देखें तो लगभग 40 ऐसी करारदादें हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करती हैं। तो क्या हुआ उसके नतीजे में? क्या उसके नतीजे में कश्मीर आज़ाद हुआ? क्या कश्मीर का हमारे हक में फैसला हुआ? तो हमें इस खाम ख्याली से निकल आना चाहिए कि OIC के ऊपर हम जो रोना रोते रहते हैं, जो हमारा पहले भी इख्तलाफ रहा, ये जो नाइजर में मीटिंग हो रही है, जी जी जी, ये एग्जैक्टली मीटिंग हम सऊदी अरब से बहुत अरसे से उनकी इल्तिजा कर रहे थे कि ये मीटिंग आप अगले साल ले जाएं और इस मीटिंग को इस्लामाबाद में करवा लें और कश्मीर के ऊपर बात करवाएं। सऊदी अरब ने उस पर आपकी बात नहीं मानी। जो वे फॉरवर्ड मुझे नजर आता है, हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। अगर सऊदी अरब और UAE अगर कश्मीर के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद उस तरीके से नहीं करना चाहते तो हमें ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। हमारे ताल्लुकात की और भी नौइयत है। अपने आप हालात देखें, सऊदी अरब और UAE आपकी फाइनेंशियल लाइफलाइन है। UAE ने अभी हाल ही में जो वर्क वीज़ा है पाकिस्तान के लिए और कुछ और मुस्लिम ममालिक के लिए बैन किया है, और अगर ये बैन मुस्तकिल रहता है तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा। पाकिस्तान को देखना यह है कि कश्मीर जब भी आज़ाद होगा या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान को वो जंग खुद लड़नी है, OIC या कोई और मुल्क आके नहीं लड़ेगा। और वो जंग आप कैसे लड़ेंगे? अगेन, जब माशी तौर पर आप मजबूत होंगे। दूसरी बात जो जनरल साहब ने की कि हम शायद दूसरे ब्लॉक में चले जाएं, मुझे लगता है कि ये भी हमारी पॉलिसी माजी में भी यही रहा कि कभी हम एक कैंप में जाते हैं, कभी दूसरे कैंप में जाते हैं। हम एक बैलेंस पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते कि हम दो तरफा ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अपने मफादात को सामने रखते हुए करें, बजाय इसके हम गए कि हम इस कैंप में हैं या दूसरे कैंप में। ये हमें पॉलिसी अपनानी होगी। और हमारा फेलियर इस वक्त यही है कि हमने बेसिकली जो इस कश्मीर के मामले के ऊपर जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप उसको मैनेज करने में नाकाम हुए हैं, और आज उसकी रिफ्लेक्शन आपको OIC में भी नजर आ रही है। मुजम्मिल साहब, देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहले महातीर और तैयब उर्दगान के साथ UN में बात कर ली कि हम OIC के मुकाबले पे एक इस्लामी ब्लॉक बनाते हैं, और उसके मुकाबले में उस वक़्त इमरान खान साहब को ये इल्म नहीं था कि जब वो ये करेंगे तो OIC के मुकाबले पे जब ब्लॉक बनाने की बात करेंगे तो OIC वाले नाराज़ हो जाएंगे, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, फिर ला के बुलडोज़र उस घर पे चलाऊंगा। मेरा मतलब है कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे, उस वक्त इमरान खान साहब को नहीं पता था कि हमारी फाइनेंशियल लाइफलाइन है अरबों के साथ, UAE के साथ और सऊदी अरब के साथ, हमें उनके मुकाबले में ब्लॉक नहीं बनाना। उस वक्त नहीं पता था कि 40 करारदादें OIC में कश्मीर पर पास हो चुकी हैं, हमें उनके मुकाबले पे ब्लॉक नहीं बनाना। उस वक्त ये जो आज हमें सबक पढ़ाया जा रहा है कि OIC बड़ी टूथलेस सी बॉडी है, उसमें हमें नहीं तो आज आप OIC से में ना जाएं, आप बाइकाट कर दें, आप उसको छोड़ दें। इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, और इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसमें बैठ जाएं। ना हमें वो बिठाने को तैयार है, ना हम छोड़ने की पोजीशन में हैं। कहाँ खड़े हैं? हम कहते हैं नहीं, हम ईरान के साथ चले जाएंगे। जब हम ईरान के साथ चले जाएंगे, तुर्की के साथ चले जाएंगे, फिर हम कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज UAE और सऊदी अरब से आती हैं, हाय हमारे वर्क परमिट बंद हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। उस वक्त हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ करूँगा तो इसका फॉल आउट क्या होगा। जब पिछले साल हम UAE में OIC का इजलास था और उसके पहले सेशन का बाइकाट कर रहे थे, और तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि इस बाइकाट के नतीजे में अगले सालों में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन तब भी OIC के जो कश्मीर का कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास हो गया था, सुषमा स्वराज की मौजूद के बाद, और करारदाद हो गई थी। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने वही कहा कि लव हेट रिलेशनशिप, जो कन्फ्यूजन है इमरान खान साहब का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कि वो एक दिन सोचते हैं कि मैं इन सब से लड़ पड़ूंगा। अब देखें ना, सारे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है। आप हर एक को शरीफ फैमिली और जरदारी की तरह तो नहीं मुल्क में ट्रीट कर सकते। आपने अरबों को भी अपनी ऑपोजिशन समझ लिया है। पॉइंट को पकड़ के कंक्लूड करूंगी सेगमेंट के, हमें अपने घर को मजबूत करना होगा, बजाय इसके कि हम इधर उधर अपनी आंखें जमा कर रखें कि वहां की पॉलिसी क्या है या यहाँ की पॉलिसी क्या है। और जब तक
हम लोग बात करते रहेंगे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से के मामले पर, OIC से मुतालिक। तो हर एक जो नुक्ता है वो जाकर या तो हमारी खारजा पॉलिसी के पास आकर रुकता है, हमारे सफारती ताल्लुकात के हवाले से बात होती है उस पर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी, हमारा हथौड़ा मजबूत हो जाएगा, तो फिर हम आगे बात करने की हिम्मत रखते हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की अपने अहम इत्तेहादी काफ लीग से चौधरी बरादरान से लाहौर में मुलाकात हुई है और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस बार की जो मुलाकात है उसके बाद ये मालूम होता है कि दोनों के दरमियान बर्फ खासे हद तक पिघल रही है, बल्कि पिघल चुकी है। बड़े गिले शिकवे किए गए, लेकिन इसके बावजूद मामलात ऐसे नजर आते हैं कि शायद बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। और कुछ तजावीज़ भी काफ लीग की जानिब से सामने रखी गई हैं कि अगर उन पर अमल किया जाता है तो बाकी इत्तेहादियों को भी किस तरह से खुश रखा जाता है। एक जॉइंट मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की परवेज इलाही साहब से, चौधरी शुजात हुसैन साहब से, और कुछ मुलाकातें जो थी दोनों रहनुमाओं से अलग अलग भी हुई, जिसका दौरानिया 20 से 25 मिनट बताया जा रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब, 20 से 25 मिनट के दौरानिया की मुलाकातों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफ लीग की हुकूमत से अलग होने का जो खतरा है वो टल गया है। जून 2019 में जो वादे एक दूसरे से इन्होंने किए थे वो दिसंबर 2010 में तलखियों के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, और उसकी वजह मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात थी परवेज इलाही के साथ, वो वजह फौरी बनी। फिर जब ये महसूस किया गया कि मामला दुरुस्त नहीं हो रहे, तो दिसंबर 2000 से लेके अब तक की सूरत ये थी कि खिंचाव बढ़ते जा रहा था। और नवंबर की में जो आखिरी मुलाकात हुई तारिक बशीर चीमे की, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर और तारिक बशीर चीमे के दरमियान ठीक ठाक सख्त गुफ्तगू हुई, जिसमें तारिक बशीर चीमे ने बड़े शदीद तफज़ात का इजहार उनसे किया। लगता था कि ये मामला खत्म हो गया, और गालिबन 5 दिसंबर को कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होने लगा की प्लानिंग थी मौजूदा चीफ मिनिस्टर मुज़फ्फर साहब के खिलाफ, और इसकी सारी तैयारी हो गई थी। इसको महसूस किया इमरान खान साहब ने उस वक़्त, जब चौधरी शुजात साहब ने इतनी अदालत के बावजूद नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया लंदन में उनकी वालदा के इंतकाल के हवाले से ताज़ियत करने के लिए। उस वक़्त घंटियाँ बजती हर जगह, और फिर ये जो भागम भाग हुआ, क्योंकि पहले ये मुलाकात 7 नवंबर को मुतवक्को थी, तारिक बशीर चीमे की तो मुलाकात थी उससे अगले दिन, लेकिन फिर सोचा गया तारिक बशीर चीमा ऐसे नाराजगी का इजहार कर गया, कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो मामलात हुए, और जिसमें ये लग रहा था गालिबन को कागजात तैयार हो गए, दहशत की मुहिम तैयार है, उस पे ये फिर रद्द-ए-अमल हुआ, जिसकी वजह से कल हो गए। और अब मैं आपको एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर बताऊं, जी, जो कुछ मंडी बहाउद्दीन में किया गया, जो कुछ गुजरात में किया गया, जो कुछ उन इलाकों में किया गया, अफसरान के साथ किया गया, ट्रांसफर की गई, पोस्टिंग की गई, कोशिश की गई इनको बिल्कुल जीरो करने की, उसका नतीजा ये निकलना था कि इमरान खान को अपनी जो है ना थोड़ी सी जो उनमें खास किस्म की वो लफ्ज़ नहीं मुनासिब लगता, वो है ना, उसको खत्म करना होगा। ये सियासत है। ये 11 जो टीम के प्लेयर्स नहीं है कि जिनका मुस्तकबिल कप्तान की खुशी के साथ वाबस्ता हो। ये पाकिस्तान की सियासत है। ये पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई को जो वोट मिले हैं ना, उससे ज्यादा वोट मिले हैं पीएमएल नवाज को, पीपल्स पार्टी को और काफ लीग को। इस बात का एहसास उनको जब हो गया ना, उतना जल्दी अच्छा है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आर्जी नौयत का मामला ठीक हुआ है? मैंने लफ्ज आर्जी नौयत नहीं इस्तेमाल किया। आपने कहा कि मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो आपसे शेयर की, मैंने कोई तबसरा नहीं किया। अच्छा, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। चलिए मुजम्मिल साहब, जो इन्फॉर्मेशन इफ्तिखार साहब ने शेयर की उसमें जरा कुछ मजीद कोट करके मैं भी बात कर लूँ। यहाँ पे एक नशिस्त जिसमें ना सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब मौजूद थे, वहाँ पे तारिक बशीर चीमा साहब, चौधरी मोहनिस इलाही साहब, सालिक हुसैन साहब और शाफी हुसैन भी थे। इतने लोगों की मौजूदगी में अगर मामलात और शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात शेयर किए जा रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, फिर रिजल्ट ज़रा पॉजिटिव निकले होंगे।
नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। और आप कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे तूफ़ान थमा है, लेकिन चौधरी भी ये समझते हैं कि अगर वो नवाज़ शरीफ को ताज़ियत के लिए फ़ोन ना करते तो इमरान खान कभी भी उनके घर ना आते। और आप देखें अगर चौधरीयों के और इमरान खान के दरमियान गैप इतना वसी हो चुका है कि वो इस एक मुलाकात से गैप जो है वो ब्रिज नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे कुछ मामलात कुछ कुव्वतों ने बिठाकर हल करवाने की कोशिश की है, लेकिन मामलात उस तरह हल नहीं हुए कि आप कह सकें कि शीरो शक्कर हो गए हैं। देखें, लड़ाई शुरू तो चौधरी मोहन सलाई की वजारत से हुई थी। एक मिनट, एक बार मैं कह सकता हूँ अज़ाफ़ी? जी इजाजत है मुजम्मिल साहब, मैं जरा मुजम्मिल इजाजत है? जी इफ्तिखार साहब। अच्छा, इजाजत है, इजाजत बात है। यह है, दोस्तों ने कहा है कि जाओ जाके अपने मामलात को खुद निपटने की कोशिश करो और खुद निपटना सीखो। जी, बात जारी रहे। जी मुजम्मिल साहब। जी, मेरी बात की तायद की इफ्तिखार साहब ने। बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल ये 1-1.5 माह का या 15 दिन का, देखें लड़ाई शुरू तो चौधरी मोहन सलाई की वफाकी वजारत से हुई थी और इमरान खान साहब ने चौधरी शुजात साहब को कहा कि आप अपने बेटे को वज़ीर बना लें, मैंने मोनस को नहीं बनाना है। और चौधरी ख़ानदान ने फ़ैसला किया कि ये इमरान खान साहब हमारे घर के अंदर निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर नहीं बनेगा तो फिर कोई भी नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो चौधरी मोहन सलाई ही बनेगा। तो लड़ाई तो अपनी जगह मौजूद है और शेयर ऑफ गवर्नमेंट अभी तक वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला है क्योंकि नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। कौन सा आज मोहन सलाई की हलफबरदारी हो गई है और हम कहें कि जी बड़ी बात तय हो गई है। मेरे ख्याल में इख्तलाफ इतना बढ़ चुका है चौधरी परवेज़ इलाही के और इमरान खान के दरमियान कि इसका अब ठीक होना मुमकिन नहीं नजर आता। ठीक, जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं 2 पॉइंट। एक इफ्तिखार साहब का वो ये कि दोस्तों ने कहा है जाओ जाकर मामलात अपने खुद ठीक करने की कोशिश करो, जरा ये भी वजाहत फरमाइएगा। और दूसरा मुजम्मिल साहब ने कहा मोहन सलाही साहब की हल्फबरदारी होने तक मामला ठीक नहीं होंगे, फिर हम कैसे कह दें खतरा टल गया? देखिए मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है, लाजमन इफ्तिखार साहब के पास और मुजम्मिल के पास होगी इंफॉर्मेशन और उसी की बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। मैं उसको इस नजर से देखता हूं कि एक अच्छा कदम था उठाया उन्होंने, लेकिन ये काफी नहीं है। असल चीज ये है कि आप जिसको इत्तेहादी कहते हैं उसके साथ मशावरत आप करते हैं मामला चलाने के लिए, उसकी अपनी जरूरियात आप देखते हैं कि उसके भी कुछ आफ्टर ऑल वो उसके भी वोटर्स हैं, उनके भी कोई डिमांड्स होंगी, उनके वोटर्स की भी कुछ तवक्कुआत होंगी उनसे। वो सिर्फ आपकी खातिर तो नहीं शामिल हुए कि जनाब आपको वोट देंगे ताकि आप कायम रहे प्राइम मिनिस्टर। सो नेचुरली एक मशावरत का अमल जरूरी है आगे, और वो सिर्फ इसके लिए नहीं, तमाम इत्तेहादियों को इनको अपनी मशावरत में शामिल करना होगा, क्योंकि जब ये कोई फैसले करते हैं तो ये इन लोगों को शामिल नहीं करते जो उनके लिए मेरा ख्याल है हद तक का बायस है। तो एक तो ये जरूरी है कि अपने मशावरती अमल में शामिल करें और उनके तफाज़ा दूर करने के लिए, ताकि उनके वोटर्स जो हैं उनको वो सेटिस्फाई कर सकें जो उनकी जरूरियात है उसके तहत। इसके अलावा कामयाबी का राज जो है वो है ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने का। अगर आप वो डेवलप नहीं करते, ये एक इब्तदा है, आपने एक अपनी ईगो को एक तरफ रखा और आप जाके मिले, लेकिन ये तो बड़ा एक इब्तदाई सा स्टेप है। अगर आप इसके बाद ऑपोजिशन के साथ भी यही जाके करें, जैसे अभी कोरोना का किस्सा है पूरे मुल्क में कौमी इशू है, तो आप बिल्कुल आइसोलेट होके अगर बैठे रहे तो तावन नहीं मिलेगा, तो अब हुकूमत पे ही जिम्मेदारी है। सो नेचुरली जरूरत इस बात की है कि आप उधर भी हाथ बढ़ाएं, तो तब आप हुकूमत का काम चला सकेंगे, तब आप कामयाबी से अपनी पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां निभा सकेंगे, वरना नहीं होगा। सो किसी एक इत्तेहादी को साथ रख देना वक्ती तौर पे, वो मेरा ख्याल है कामयाबी की अलामत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि मामलात की बेहतरी और दुरुस्तगी के लिए मजीद मेहनत दरकार है। अभी कामरान पहला कदम आप समझ लीजिए, जहां ईगो से हटके कुछ करते हुए नजर आएंगे। ठीक, कामरान 90 सेकंड्स प्लीज। बिल्कुल, ये जनरल साहब ने ये कहा ना कि वो अपनी ईगो से हट के उन्होंने काम किया है, क्योंकि एक चौधरी बिरादरान का सबसे बड़ा गिला ये भी था क्योंकि चौधरी शुजात साहब बड़े अरसे से बीमार हैं, बाहर भी इलाज करवाने के लिए गए, और वो ख़ुद बड़े वज़ादार शख्सियत हैं। अगर चौधरीयों को लोग अगर आप करीब से जाने, इसी वजह से वो नवाज़ शरीफ को उन्होंने फ़ोन भी किया। इवन बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा जब उनका इंतकाल हुआ तो वो उनके घर पर भी गए, बावजूद इसके कि इनके आपस में सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इतने वज़ादार हैं कि इस मामले में वो अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको आड़े नहीं लाते।
तो ये एक्सपेक्टेशंस चौधरीज़ की थी कि चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब इतने बीमार हैं और उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो उनको एक टेलीफोन कॉल किया, उनके पास जाकर इयादत तक नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जब जा रही थी तो शायद अब उनको अपनी अना से नीचे आकर के उनको वहाँ पर उनके घर जाना पड़ा, उनकी आदत भी की और उनसे जो भी गिले शिकवे और जो बातचीत उनसे हुई, तो वक्ती तौर पर तो यकीनन ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ख़तरा टल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि चौधरी साहब गुजरात जो हैं वो बड़े श्रूड पॉलिटिशियन हैं और जो जिस तरह आगे अब देखते हैं कि जो सियासी हवा किस तरफ चलती है, तो अगर उनको लगा कि इमरान खान साहब और ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वीक फुटिंग पे खेल रही है, तो फिर चौधरी साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने कार्ड्स किस तरीके से खेलने हैं। वक्ती तौर पर यकीनन थोड़ा सा उनको एक आसरा जरूर मिला होगा गवर्नमेंट को, लेकिन ये कहना कि तमाम मामलात हल हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना काबिल वक्त होगा। अनीका, आपके पास क्या खबर है, आप भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि मसला टल गया या नहीं टला, टल गया, खत्म नहीं हुआ। मैं हमारे जितने भी यहाँ एनालिस्ट हैं, मैं सबकी तारीफ करूंगी कि ये मसला बहुत डीप रूटेड है। मुझे याद है कि इस साल के आगाज में जब एक मुहिम चल रही थी मौलाना साहब की, तब भी बहुत सारे मसले मसाइल PMLQ और इमरान खान साहब की जमात PTI के दरमियान मौजूद थे। और उस टाइम पे कामिल अली आगा साहब ने मुझे खुद ये कहा था कि रास्ते जुदा भी हो सकते हैं। जब एक सीनियर लीडर ये बात कर दे तो इसका मतलब है कि एक तो पार्टी लीडरशिप से ऐसी कोई बात सुन चुके हैं, दूसरा ये कि यकीनन मामलात इस कदर खराब हैं कि उस टाइम पर ही ये मामले बहुत बिगाड़ की तरफ जा रहे थे। अब बेसिकली इत्तेहादियों से वादा यह किया था कि जो भी फैसला होगा आपकी मशावरत से होगा। यहाँ अक्सर फैसले पूरी काबीना की मशावरत से नहीं होते, तो यहाँ इत्तेहादी तो बहुत दूर की बात होती है। सेकेंडली, कोई भी अक्लमंद शख्स अपने सारे दुश्मनों या सारे लोग जो कि मिलकर किसी शख्स को अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो, उनको इकट्ठा नहीं होने देता। लेकिन यहाँ मुझे इमरान खान साहब में थोड़ी सी तदबीर का फुकदान इसलिए नजर आता है कि इमरान खान साहब अपने सारे दुश्मनों को भी और उन लोगों को भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको डिवाइड करने की बजाय इत्तेहाद उनका बनाते हुए दुश्मन हो या दोनों तरफ अगर हुकूमत खुद से पहल कर ले तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि खतरा टल गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।